वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ रीसेंट चेंजेस इन ऑडिटिंग। इसमें हम लोग कवर करेंगे कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट और सिस्टम ऑडिट और भी बहुत कुछ। दोस्तों, हमारी डाइव टू लर्न ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुकी है। आज आप भी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोस्ट ऑडिट, नाम से ही पता चलता है कोस्ट की ऑडिट। और कॉस्ट कहाँ कैलकुलेट होती है? जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, जहाँ प्रोडक्शन होता है। तो कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आज इनफैक्ट जो भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सब अपने नाम से ही आपको पता चल जाएंगे। और इनके बारे में जानकारी इतनी ही काफ़ी है कि आप नाम से इनको समझ जाएं, ज़्यादा और डिटेल डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी में भी। आओ जरा कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं। इट इज़ एन ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, जब भी आप कोई सामान बनाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेशन होती है उसके प्रोसेस को ऑडिट करना कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या लिखा है? द ऑन द बेसिस ऑफ accounts as regards utilization of material or labor or other items of cost maintained by the company। यानी इसमें जो ऑडिट किया जाता है वो मटेरियल के बेसिस पे भी किया जा सकता है कि मटेरियल के ऊपर एम्फसाइज करके, या लेबर के ऊपर, या कोई दूसरा आइटम जो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया हो उसके बेसिस पे भी ये ऑडिटिंग की जा सकती है। अब आगे देखते हैं। देखो, सेक्शन 148 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ कोर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना तो वो कुछ कंपनीज को कुछ स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि इन्हीं कंपनीज को ऑडिट करवाना होगा इस मटेरियल के ऊपर या इस आइटम ऑफ कॉस्ट के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसा आदेश ला सकती है। आइए, फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये थोड़ा थियोरेटिकल है, पर सुनते रहना, थोड़ा सा पक्का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इजीली आप एक बार सुनेंगे तो। फर्दर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो ऑर्डर जारी करेगी ना। पहले ऐसे थोड़ी है कि कल अचानक से बोल देगी आपने ऑडिट नहीं करवाया क्या, पहले ऑर्डर देगी। क्या ऑर्डर होगा, किस तरीके से होगा, सुनिए। बाय ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज engaged in the production of such goods or providing such services as may be prescribed। यानी जो वो प्रेस्क्राइब करना चाहती हैं उनके लिए एक सूचना जारी करेगी। ठीक है, डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर as may be prescribed shall also be included in the books of account kept by that class of companies। तो वो कहेगी कि भाई या मटेरियल लेबर तो रखना ही है, और जो कॉस्ट का आइटम हम बता रहे हैं इसकी भी आपको क्लासिफिकेशन अपने अकाउंट्स में दिखानी होगी और उसके बेसिस पे आपको ऑडिट करवाना होगा। ठीक है, आगे प्रोवाइडेड, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाई क्या? दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर in respect of any class of companies regulated and special act consult the regulatory body constituted और इस्टेब्लिश्ड अंडर सच स्पेशल एक्ट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं है कि किसी भी दिन कोई घोषणा जारी कर देगी कि कल से इनको करवाना है। पहले ये क्या करेगी? रेगुलेटरी बॉडी जो है ना उनसे कंसल्ट करेगी, उनके विचार जानेगी, उनसे सलाह लेगी, तब जाके ऐसा करेगी। आगे, इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑफ द ओपिनियन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बाद लगता है दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू सो, यानी ऐसा करना चाहिए, इट मे बाय ऑर्डर, तो वो ऑर्डर पास करेगी डायरेक्ट। यानी क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी दैट द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ क्लास ऑफ कंपनीज, यानी जो उन्होंने डिसाइड किया कि भी इस तरीके की कंपनियों को ऑडिट करवाना चाहिए,
विच आर कवर्ड अंडर सबसेक्शन 1 एंड विच हैव अ नेट वर्थ ऑफ सच अमाउंट। भाई वो कोई भी रूल डाल सकते हैं कि जो इस सेक्शन में कवर होती हो या जिनकी नेट वर्थ इतने करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और या फिर टर्नओवर इतने रुपए से ज़्यादा हो, सेल इतने से ज़्यादा हो, और सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसा भी वो कहना चाहे, शैल बी कंडक्टेड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो वो अपने ऑर्डर में उस बारे में पूरी सूचना दे देगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये प्रोसेस उन्हें अपनाना पड़ता है। अब बात आती है हु कैन बी अ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? कॉस्ट ऑडिटर होने के लिए कोई नई चीज नहीं है। द ऑडिटर शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट। देखो, नॉर्मल ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट के लिए चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिट के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट। आपको पता है ना कौन होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट? एक कोर्स होता है जैसे CA CS होते हैं, एक से एक कोर्स होता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो वो जो CMA होते हैं उनको ही कॉस्ट अकाउंटेंट पुकारते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, जो कि प्रैक्टिस में होना ज़रूरी है। हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड, और उसका रेम्युनरेशन भी फिक्स करेंगे बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से। तो अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा और सैलरी कौन फिक्स करेगा? मेंबर्स। प्रोवाइडेड, बशर्ते that no person appointed under section 139 as an auditor of the company shall be appointed for conduction the audit of cost records। यानी वो जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर की जो कंडीशंस थी ना, वो सारी यहाँ पे भी लगती हैं। जो उसमें डिस्क्वालीफाइड थे वो यहाँ पे भी अलाउड नहीं होंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट, यहाँ थोड़ा मिसिंग है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आई है लगता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एज रूल, अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है? एज पर रूल 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, इन द केस ऑफ कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी। देखिए पहला टॉपिक किस चीज़ के ऊपर चल रहा है? उन कंपनीज के ऊपर जिनको एक ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी होता है। ये टॉपिक उनके लिए चल रहा है, फिर बाद में इन केस ऑफ अदर कंपनीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला क्या है? इन द केस ऑफ, उन कंपनियों के बारे में जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑडिट कमिटी ज़रूरी होता है। द बोर्ड शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल, बोर्ड अपॉइंट करेगा। हु इज़ अ, किसको करेगा? हु इज़ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज कॉस्ट ऑडिटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी। यानी आप अपॉइंट किसको करना है? बोर्ड को करना है। और किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे? ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशन पे करेंगे। विच शैल ऑल्सो रिकमेंड रेम्युनरेशन फॉर सच कॉस्ट ऑडिटर, और उसकी सैलरी भी, रेम्युनरेशन भी कॉस्ट ऑडिटर की कौन बताएगा? वो ऑडिट कमिटी ही डिसाइड करेगी। The remuneration recommended by the audit committee shall be considered and approved by the board of directors and ratified subsequently by, बाद में शेयर होल्डर्स भी उसको मंजूरी दे देंगे। तो ये तो उनके लिए था जिनके लिए जरूरी होता है ऑडिट कमेटी बनाना। अब जिनके लिए ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी नहीं होता, वो कैसे करेंगे? द बोर्ड शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हु इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अ फर्म of cost accountant in practice as cost auditor and the remuneration of such auditor shall be ratified by shareholder। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट डिसीजन ले लेंगे, इनको ऑडिट कमेटी के सजेशंस की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ऑडिट कमेटी बनी नहीं है। ठीक है, चलिए, सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स में दिक्कत आ रही है। अ कंपनी अच्छा, जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है उसको सबमिट कब तक करवाना है ये उसके बारे में है। अ कंपनी शैल विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विद that such report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात कहूँ तो आपको जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करवाइए, और उसमें जो क्वालिफिकेशंस निकली हैं उनके अगेंस्ट आपको, जो भी रिजर्वेशंस हैं उनके अगेंस्ट आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होगी। आगे लिखा है, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट referred to under this section and information and explanation furnished by the company as above, the central government is of the opinion
that any further information or explanation is necessary, it may call for such further information and explanation and the company shall furnish the same. तो इसमें कुल मिला के बात ये लिखी है पैराग्राफ में कि भाई पहले तो आपने एक्सप्लेनेशन वगैरह दे ही दी, लेकिन अगर स्टिल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं 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 यार कोई कमी है, इसके जवाब संतुष्ट नहीं हुए और जवाब जानना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है और आपको जवाब देना होगा। आइए चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। छोटे छोटे से टॉपिक हैं हमारे कुछ, इन सबको आप नाम से भी पहचान पाएंगे, इनके बारे में जनरल नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, डीप में नहीं जाना हमें। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होगा, आपको क्या लगता है मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होगा? मैनेजमेंट का ऑडिट होगा। क्या मैनेजर का ये देखा जाएगा मैनेजर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट में सब चीज़ें आ गई, पूरा का पूरा बिजनेस एज अ होल जो चल रहा है, जो पॉलिसीज़ बना रखी हैं, क्या वो सब कंपनी के फेवर में है, कुछ गलत तो नहीं चल रहा है ना, इन सब के बारे में मैनेजमेंट ऑडिट में आएगा। तो आइए ज़रा पढ़ते हैं। इट इज़ एन एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ competencies and capabilities of a company's management to carry out corporate objective। जो भी कॉरपोरेट के ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो मैनेजमेंट काम कर रही है, जो उसकी क्षमताएं हैं, ये उनको असेस करने के लिए किया जाता है। द पर्पज ऑफ अ मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट टू अप्रेज इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव। भाई मैनेजमेंट ऑडिट करने का मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट अच्छी आ गई तो इसका मतलब आपने मैनेजर बहुत बढ़िया रखा है, उसके एक बंदे के बारे में बात नहीं चल रही है। बट टू इवेलुएट द मैनेजमेंट टीम इन इट्स इफेक्टिवनेस to work in the interest of shareholders, maintain good relations with employees and uphold reputation standards। यानी कि ये पूरी टीम के बारे में बात चल रही है, टीम इफेक्टिवली काम करे जिससे जो शेयर होल्डर हैं उनके इंटरेस्ट में काम हो सके, उनके लिए बेहतर काम हो, अच्छे रिलेशंस बने हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ, और जो हमारी रेपुटेशन है वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। तो ये सब भी हम मैनेजमेंट ऑडिट में चेक करते हैं। As per CIMA, management audit can be defined as an objective and independent appraisal of the effectiveness of managers and the effectiveness of the corporate structure। तो आप किस किस चीज़ की इफेक्टिवनेस कर रहे हो? मैनेजर्स की और आपके कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की इन द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज़ को अचीव करने के लिए मैनेजर और जो कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इनका काम कैसा चल रहा है, कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये पूरा इसमें चेक किया जाता है। इट्स एम इज़ टू आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल मैनेजमेंट वीकनेस। हमारा मकसद क्या होता है कि हम पता लगाएं कि क्या तो हमारी कमियां हैं या हमारी कमियां हो सकती हैं आगे within organization and to recommend ways to rectify these weakness, ताकि हम उसकी सलाह भी दें कि हाँ आप इन कमियों को ऐसे दूर कर सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैनेजमेंट ऑडिट के? 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, रीड कर लेते हैं, जनरल हैं सब। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड अवेलेबल फिजिकल फैसिलिटीज़। भाई पहली बात तो ये कि क्या आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेहतरीन तरीके से प्रयोग कर पा रहे हो। कहीं पता चले एक मैनेजर लायक बंदे से आप क्लर्क वाला काम करवा रहे हो और क्लर्क लायक बंदे को आपने मैनेजर बना के रखा हुआ है, तो आपके ह्यूमन रिसोर्स जो हैं आप उनको यूटिलाइजेशन ठीक से कर पा रहे हो क्या। टू पॉइंट आउट डेफिशिएंसी इन द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्लानिंग। अगर आपकी इनमें कोई कमी है तो आप ये भी ढूंढिए। टू सजेस्ट इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन, आपको ये भी बताना होगा कि क्या बेहतर किया जा सकता है। टू पॉइंट आउट वीक लिंक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट। आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या कमियां हैं उन्हें ढूंढना है और उनको बेहतर करने के तरीके भी बताने हैं। टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट रेमेडीज टू सॉल्व, आपको बताना पड़ेगा कि क्या कमियां हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। जनरल बातें हैं सारी, कुछ खास ऐसा नहीं है इसमें। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, जब मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है तो क्या क्या चेक किया जाता है, ये बात आएगी स्कोप ऑडिट में। स्कोप ऑडिट के अंदर आइए, द सूटेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी एंड प्रेजेंट कंप्लायंस और अदरवाइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्स, द करेंट रेपुटेशन ऑफ द
organization in relation to the general public and within its own particular industrial and commercial field। भाई आपकी खुद की जो करंट पोजीशन थी, जो रेपुटेशन थी लोगों के बीच में और आपकी सोसाइटी में जो आप जैसी कंपनीज हैं उनके बीच में आपकी जो रेपुटेशन है वो बनी हुई है या कमज़ोर हो रही है, उसके बारे में है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स कैपिटल वेदर पुअर एडिक्वेट और अबो एवरेज। भाई जो आप कमाई करके दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को वो आपकी कमज़ोर है या ज़्यादा है या एडुकेट है, इसके बारे में। द रिलेशनशिप ऑफ द बिजनेस विद इट्स ओन शेयर होल्डर्स एंड द इन्वेस्टिंग पब्लिक इन जनरल। आपकी रिलेशनशिप कैसी है खुद के शेयर होल्डर्स के साथ और जो लोग आप लोगों की बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑपरेटिंग रिटर्न्स एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ प्रोजेक्ट्स। द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ विद इन द बिजनेस। आपके बिजनेस में ही, बाहर के शेयर होल्डर को छोड़िए, आप दूसरे लोगों को छोड़िए, आपके मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कैसा रिश्ता है। द एम्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स वेरियस लेवल्स सच एज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। भाई सब लोग इफेक्टिव तौर पे काम कर रहे हैं क्या? टॉप लेवल, पता चले टॉप लेवल पूरी जी जान लगा रहा है, नीचे जो ऑपरेशनल लेवल है वो काम ही नहीं कर पा रहा है। The financial policies and control relating to production, sales and distribution and in further functions of the organization। यानी आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उन पे आप कंट्रोल भी रख रहे हो क्या? प्रोडक्शन पे, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसका, या इन पे पॉलिसीज़ तो बना रहे हो लेकिन कंट्रोल नहीं है उन पे, या तो आपको ये सारी चीज़ें स्कोप, मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप में चेक करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छोटे छोटे से एक दो टॉपिक और हैं। एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल क्या लग रहा है सुन के? एनवायरमेंटल ऑडिट का मतलब है कि आपकी फैक्ट्री की वजह से, आपके प्लांट की वजह से क्या सोसाइटी के एनवायरनमेंट को कोई अफेक्ट कर हो रहा है। अगर अफेक्ट हो रहा है तो क्या आप उसके बदले कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपके यहाँ से काफ़ी सारे फ्यूल्स निकल रहे हैं और सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, हजार्डियस काम कर रहे हैं आप, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या आपने पेड़ लगाए हों सोसाइटी के लिए, आप फ्रेश एयर दे रहे हो, क्या आपने कुछ किया एनवायरनमेंट के लिए? तो ये सब चेकिंग इसमें होती है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ अ मैनेजमेंट टूल consisting of a systematic, documented, periodic and objective evaluation of environmental performance, management system and equipments with the aim of firstly facilitating management control or environmental practices and secondly assessing compliance within operations or activities, environmental policies including meeting regulatory requirements। कई जगह तो सरकार ने कंडीशंस भी डाल रखी है कि ऐसा ऐसा होगा, इतने लेवल तक का कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो क्या आप सारी रिक्वायरमेंट्स को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हो? Examples includes internal auditing of systems and procedures for measuring, recording and reporting performance data, independent validation of systems and procedures for measuring, recording and reporting performance data। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिटिंग और इंडिपेंडेंट वैलिडेशन दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट का मतलब है, देखो एनर्जी आपकी अकेले के लिए तो है नहीं, एनर्जी तो वो कहते हैं ना, एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ऐसी एक लाइन होती है। यानी एनर्जी एक रिसोर्स है जो लिमिटेड है, जो सब लोगों के काम का है। तो आप ये देखते हैं कि एनर्जी ऑडिट करके कि क्या ऐसा तो नहीं है हम वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी को, हम कहीं बचा सकते हैं क्या एनर्जी को आप बिजली से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से। आओ, द पर्पज ऑफ एन एनर्जी ऑडिट इज़ टू determine where, when and why and how energy is used। किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, कब यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, इन अ फैसिलिटी आप किस सुविधा में यूज़ कर रहे हो, एंड टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। और क्या आप ये कर सकते हो कि आप उतनी ही एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा एफिशिएंसी ला सको? क्या ये पॉसिबल है? एनर्जी ऑडिटिंग सर्विसेज आर, अब ये एनर्जी ऑडिट करता कौन है, कौन देता है ये सर्विसेज? ये सर्विसेज देते हैं एनर्जी सर्विस कंपनीज, ईएससी पुकारते हैं इनको, एनर्जी कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियरिंग फर्म्स। ये लोग चेक करके बताते हैं आपको। द एनर्जी ऑडिटर लीड्स द ऑडिट प्रोसेस, इसमें ऑडिट प्रोसेस होता है, बट वर्क्स क्लोजली विद बिल्डिंग ओनर्स, स्टाफ एंड अदर की पार्टिसिपेंट्स एंड थ्रू आउट to ensure accuracy of data collection and appropriateness of energy efficiency recommendation। The audit typically
द ऑडिट टिपिकली बिगिंस विद अ व्यू ऑफ हिस्टोरिकल एंड करंट यूटिलिटी। पास्ट में क्या यूज़ कर रहे थे, कितना यूज़ कर रहे थे, और आज की तारीख में कितना यूज़ कर रहे हो, उनका डाटा। एंड बेंचमार्किंग ऑफ योर बिल्डिंग्स एनर्जी यूज़। और आप क्या करते हो, एक बेंचमार्क करते हो कि बस यहाँ तक ये हमारी बेस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए यूज़ करने की, अगेंस्ट सिमिलर बिल्डिंग्स, दूसरे को देख के यार वो लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं, हम भी तो इतने में काम कर सकते हैं। दिस सेट्स द स्टेज फॉर ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ द फिजिकल बिल्डिंग। यहाँ पे आपके ऑन साइट इंस्पेक्शन भी हो सकता है। आइए टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट में, एनर्जी ऑडिट इज टिपिकली टेक्स अ होल बिल्डिंग अप्रोच बाय एग्जामिनिंग द बिल्डिंग एनवलप। बिल्डिंग को एज पूरा होल देखते हैं, एनवलप एक ही चीज के अंदर, बिल्डिंग सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स एंड बिल्डिंग शेड्यूल्स। Whole building audits provide the most accurate picture of energy saving opportunities। जब आप पूरी बिल्डिंग ऑडिट को एक साथ देखते हो तो आप ज़्यादा अच्छी पिक्चर देख सकते हो कि क्या आपके पास सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी फैसिलिटीज़ पे। ऑल्टरनेटिवली, या इसकी बजाय, एनर्जी ऑडिट्स कैन बी टारगेटेड टू स्पेसिफिक सिस्टम। यहाँ तो हॉल की बात हुई थी, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है, दैट इज लाइटिंग और हीटिंग। जैसे मान लो आप लाइटिंग हीटिंग के बारे में देख सकते हो कोई, या जैसे वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कर सकते हो, भाई वेंटिलेशन चाहिए, क्या क्या खिड़कियों से वेंटिलेशन अच्छा कर दिया जाए, या एयर कंडीशनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। टारगेटेड ऑडिट्स में मिस सिग्निफिकेंट बिगर पिक्चर। लेकिन जब आप टारगेटेडली पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हो तो आप बड़ी पिक्चर को इग्नोर कर देते हो, तो आप काफ़ी सेविंग अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो। बट मे बी अ गुड रूट इफ़ यू हैव स्पेसिफिक एनर्जी एफिशिएंसी रिट्रोफिट प्रोजेक्ट्स इन माइंड एंड लिमिटेड फंड्स टू इन्वेस्ट। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भी ध्यान देके आप अच्छा से एनर्जी ऑडिट करवा सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनर्जी ऑडिट आपको पहले ये पढ़ लेने चाहिए, ये ज़्यादा आपके काम थे, पहले आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती। क्लियरली, भाई मकसद क्या एनर्जी ऑडिट करवाने का, क्लियरली आइडेंटिफाई टाइप्स एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज़। पहले तो हमें ये पता चल जाए भाई एनर्जी यूज़ कहाँ कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। अंडरस्टैंड हाउ एनर्जी इज़ बीन यूज्ड एंड पॉसिबली वेस्टेड, कहाँ कहाँ हम वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ करके। आइडेंटिफाई एंड एनालाइज मोर कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ यूजिंग एनर्जी, आप क्या और बेहतर तरीका को यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कोई तरीका यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑन दोज ऑल्टरनेटिव्स एंड डिटरमाइन विच आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर योर बिजनेस और इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफ्टी ऑडिट। आई थिंक दो और हैं, सेफ्टी ऑडिट और सिस्टम ऑडिट, छोटे छोटे से हैं। सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट क्या होता है, आप बड़ी बड़ी फर्म्स में, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, आप देखते हैं ना हर जो स्टाफ होता है वो येलो टॉपी पहन के घूम रहा होता है, सेफ्टी कैप, है ना। तो ये सब क्या है सेफ्टी ऑडिट। आप या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री में गए, वहाँ पे मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं लोग, है ना। तो ये सब क्या है, आप ये देखते हो कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे सेफ्टी के क्या मेजर्स हैं, क्या किसी को नुकसान तो नहीं पहुँच सकता किसी वजह से। इन सब के चेकिंग को सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। सेफ्टी ऑडिट आर रिपोर्ट कार्ड्स ऑन द सक्सेस ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये आपकी सेफ्टी ऑडिट का एक तरीके से आपकी रिपोर्ट कार्ड है कि भाई आप कितना सेफली काम कर रहे हो, आपकी वजह से हेल्थ तो खराब नहीं हो रही लोगों की, इस तरीके से आपकी सेफ्टी ऑडिट हो जाती है। लाइक फाइनेंशियल एंड IRS ऑडिट्स, सेफ्टी ऑडिट्स आर स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन ऑन परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस। हमारी जो परफॉर्मेंस हैं, जो हम कंप्लायंस हैं वो पूरी कर रहे हैं सेफ्टी के लिए, इनके ऊपर भी इसकी पूरी एक स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होती है। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी पूरा ध्यान रखा जाता है एक एक चीज़ का। अ सेफ्टी ऑडिट इज स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाउ वर्क प्लेस एक्टिविटीज अफेक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें ये है क्या सेफ्टी ऑडिट, भाई एक स्ट्रक्चर तरीका है जिसमें मैथमेटिकल असेसमेंट, कुछ कैलकुलेशन की जाती है कि क्या ये देखा जाता है आपके वर्क प्लेस की वजह से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से क्या लोगों की सेफ्टी में, उनके हेल्थ पे कोई असर तो नहीं आ रहा। इट रिवील्स, ये बताती है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इन मेंटेनिंग अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ये आपको बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है जिससे मेंटेन रहे, क्या सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे, इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, ये आपको सेफ्टी ऑडिट से पता चल जाता है।
इट्स गोल इज़ टू इंश्योर अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। हमारा मकसद क्या है इस ऑडिट को करवाने का, ताकि हम इस बात को इंश्योर कर सकें कि जहां हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से वो जगह बिल्कुल सेफ है, हेल्दी वर्क प्लेस है, बाय स्ट्राइविंग टू एलिमिनेट अनसेफ प्रैक्टिसेस। और अगर कुछ अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं तो उन्हें हटा दें, एंड हजार्डियस दैट लीड टू इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स। और अगर कोई इंजरीज एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हैं तो वो कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इसलिए हम सेफ्टी ऑडिट करवाते हैं। सिस्टम ऑडिट, लास्ट फॉर दिस क्लास। आओ, ऑडिटिंग खत्म हो जाएगी, फिर सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नीड्स टू अंडरगो रेगुलरली। सिस्टम ऑडिट क्या है? सिस्टम यानी कि एक तरीके से आपका ये कह सकते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बिजनेस चल रहा है आपका, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड आप इसको लें या इसका अगर ब्रॉडली आपको देखेंगे, सिस्टम मतलब एज अ होल प्रोसेस जो बिजनेस चल रहा है। सिस्टम ऑडिट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस नीड्स टू अंडरगो रेगुलरली। दिस मोस्ट स्पेशली अप्लाइज टू एंटिटीज। ये जनरली किन पे अप्लाई होती है? दैट रूटीन्स डील्स विद सेंसिटिव डाटा लाइक आईटी फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह, एंड सिक्योरिटी फर्म्स टू नेम अ फ्यू। अगर कुछ चीज़ों की बात की जाए तो उनमें से आईटी फर्म्स, बैंक्स वगैरह, इनके बारे में कह सकते हो। इनको अपने पूरे सिस्टम पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सा एक लूप होल पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। आप जानते हो ना बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स कितने सॉलिड होते हैं, इनको हैक नहीं किया जाता। आपने कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी होगी इस बारे में। तो टीवी में, मूवीज़ में देखने की बात अलग है, बाकी रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अपने सिस्टम ऑडिट करवाते रहते हैं कि कहीं कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कहीं तो कुछ ऐसा नहीं है जो इसको वीक कर दे। तो ये हमारा सिस्टम ऑडिट होता है। दोस्तों, इसी के साथ ऑडिट ख़त्म होता है। मैं लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, हमने जो लास्ट क्लास ली थी ऑडिटिंग की, उसमें हमने ऑडिटर की कैपेबिलिटीज़ की बात करी थी, क्वालिफिकेशंस की। उसमें मैंने एक क्वालिफिकेशन में आप लोगों को लिखा था कि 1000 रुपीज़ की इंडेप्टनेस होती है। आई रिपीट कि वो 1000 नहीं होती। मैंने वहाँ कमेंट में आपको लिंक किया हुआ है, नीचे पिन किया हुआ है, बट स्टिल मैं आई रिपीट कर रहा हूँ। वो 1000 का 5 लाख रीड करेंगे, यानी कि अगर ऑडिटर 5 लाख से इंडेप्टेड है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। या उसने अगर किसी और की गारंटी दी है 1 लाख की, तो गारंटी में 1 लाख की रकम है और खुद की इंडेप्टनेस 5 लाख की है। प्लीज़ उस 1000 को इग्नोर करें, दैट वाज अ टाइपिंग एरर, रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो यहाँ पे आपकी ऑडिट ख़त्म हुई है और बाकी टॉपिक्स आप लोग रिवाइज करते रहें। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।